हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्य राजनीति नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएससी का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर ये किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा विकास एवं सुधार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को लेकर रहने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत अहम विषय को समझेंगे, भारत में विकास और सुधार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो ये सिर्फ आंकड़ों और योजनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच की खींचतान की कहानी है। तो कैसे योजनाएं बनाई, कैसे सुधार हुए और कैसे इन्होंने आम जनता की जिंदगी को बदला, तो यही सब आज हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो सबसे पहले हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे भारत में राजनीति और अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों ही योजनाओं, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदियों पर नीतियां बनाती है। तो भारत में राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें योजनाएं बनाती है कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए। आर्थिक नीतियां सिर्फ विकास नहीं तय करती, बल्कि राजनीतिक शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय असमानताएं और वर्गीय संबंध भी प्रभावित करती है। लेकिन ये जो नीतियां होती है सिर्फ विकास ही नहीं तय करती, बल्कि राजनीतिक ताकत का संतुलन, क्षेत्रीय असमानताएं और वर्गीय हित भी प्रभावित करती है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था आखिर है क्या। तो स्टूडेंट, जैसे किसी परिवार में बजट बनाते समय सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, बल्कि किसे कितना हिस्सा मिले ये भी राजनीति का हिस्सा बन जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था भी राजनीति से जुड़ी रहती है। तो सबसे पहले हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था राजनीति और अर्थव्यवस्था का संयुक्त अध्ययन है। तो राजनीति और राजनीति की अर्थव्यवस्था का संयुक्त अध्ययन ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसमें देखा जाता है कि नीतियां, संसाधन वितरण और सत्ता संरचना आपस में कैसे जुड़ी हुई है। तो जो नीतियां, संसाधनों का वितरण और सत्ता संरचना है, ये किस तरीके से जुड़ी हुई है, ये सभी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, सब्सिडी देना सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि वोट बैंक राजनीति भी ये एक मुद्दा है। तो ये थी हमारी राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में नियंत्रण की विरासत, जो कि हमारी 1947 से 1974 तक चली। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। तो आजादी के बाद से भारत ने समाजवादी मिश्र व्यवस्था अर्थव्यवस्था अपना ली थी, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं में हम देखेंगे राज्य नियंत्रित योजनाएं, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर्स प्लान। तो ये जो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, ये इसकी विशेषता है। उद्योग पर लाइसेंस कोटा परमिट राज, ये इसकी विशेषता है। साथ ही कृषि सुधार, जिसमें भूमि सुधार पर सीमित सफलता। तो जो कृषि सुधार के प्रयास थे वे किए गए, लेकिन इन पर सीमित ही सफलता प्राप्त हो चुकी। फोर्थ आया आयात प्रतिस्थापन नीति, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता घटाना। तो आयात प्रतिस्थापन नीति से विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता घटाना, इसकी भी एक विशेषता थी। तो यही थी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में नियंत्रण की विरासत की विशेषता है। तो इन सभी का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही निकला, आत्मनिर्भरता तो बढ़ी, लेकिन भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही भी बढ़ नहीं गई। तो यही थे परिणाम। तो यही थी हमारी
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में नियंत्रण की विरासत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हमारा उदारवादी गति का स्थिर विकास। तो अब हम बात कर लेते हैं उदारवादी रुझान के बारे में, जो कि हमारा 1975 से 1990 तक रहा। तो 1970 से 80 के दशक में धीरे धीरे सरकार ने कुछ उदार कदम उठाए। तो ये उदार कदम क्या थे? उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि उद्योग में नियंत्रण थोड़े ढीले कर दिए गए। तो उद्योग में नियंत्रण ढीला हुआ, हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, विदेशी निवेश सीमित मात्रा में आने लगा, परंतु अर्थव्यवस्था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5% प्रतिवर्ष से ज़्यादा तेज नहीं बढ़ी, लेकिन इसकी जो विकास दर थी वो लगभग 3.5% पर अटकी रही, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। तो ये इसके कुछ उदाहरण थे। तो ये थी हमारी उदारवादी गति का स्थिर विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उद्योग को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं उद्योग के बारे में। उद्योग भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। तो सबसे पहले 1947 से 74 में देखेंगे, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू का विस्तार किया गया। फिर 1975 से 1990, जिसमें कुछ निजी क्षेत्रों को अवसर मिला। और बाद में 1991 के बाद में देखेंगे तो उदारीकरण से आईटी, मोटोमोबाइल, सेवा उद्योग तेजी से बढ़ने लगे। समस्या इनके सामने यही थी, एमएसएमई यानी कि जो छोटे उद्योग थे उनको पर्याप्त मदद नहीं मिल सकी। तो यही थे हमारे उद्योग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कृषि एवं हरित क्रांति। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति के बारे में, जो कि हमारी 1965 के बाद से स्टार्ट हुई थी। इसमें उन्नत बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद, मशीनरी, इन सभी के ऊपर जोर दिया गया। इसके परिणाम क्या निकले? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समृद्धि हुई, साथ ही क्षेत्रीय असमानता पनपी। पूर्वी भारत और आदिवासी क्षेत्र जो थे वे पीछे रह गए। इसकी कुछ समस्याएं भी थी। असमानता पनपी, पर्यावरणीय संकट जिसमें भूमि व जल का दोहन हुआ, छोटे किसानों का हाशिए पर जाना। तो ये सभी इसकी समस्याएं थी। तो ये थी हमारी हरित क्रांति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मानव विकास को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं मानव विकास को लेकर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण, विकास का सामाजिक पक्ष। तो ये सभी विकास के सामाजिक पहलू थे। भारत में एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लंबे समय तक कायम रहा। तो जो मानव विकास सूचकांक था वो लंबे समय तक भारत में कायम रहा। योजनाओं ने स्कूल, अस्पताल, रोजगार गारंटी जैसे कि हमारा मनरेगा चलाया गया था, इन सभी योजनाओं से सुधार हुआ। परंतु अभी भी जो गरीबी, बेरोजगारी और पोषण की कमी है, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरे है। तो ये तो हमारा मानव विकास हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वित्तीय संकट का अनुभव। तो अब हम बात कर लेते हैं वित्तीय संकट के अनुभव के बारे में, जो कि हमारा 1990 से 91 के बीच का समय था। तो 1990 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया, सिर्फ 2 हफ्तों के आयात लायक बचा। तो जो 1990 में विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें सिर्फ 2 हफ्तों के आयात लायक वो विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। इसके कारण यही थे कि तेल संकट, कर्ज का बोझ और घाटा, ये सभी इसके मुख्य कारण थे। तो आईएमएफ और विश्व बैंक से ऋण लेना पड़ा। तो इसी कारण जो भारत था उसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से ऋण लेना पड़ा। इसके बदले में आर्थिक सुधार जैसे कि एलपीजी शुरू हुए, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो शर्तें हैं वे इसमें माननी पड़ी। तो ये इसके बदले में आर्थिक सुधार थे। तो यही था हमारे वित्तीय संकट का अनुभव, जो कि 1990 से 91 तक चला। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदार अर्थव्यवस्था 1991 के बाद। तो अब हम बात कर लेते हैं उदार अर्थव्यवस्था 1991 के बाद की बात। 1991 में नरसिंह राव सारकर, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे। तो नरसिंह राव सरकार और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने सुधार शुरू किए गए, जिसकी मुख्य पहल थी, पहले लाइसेंस कोटा राज जो था वो खत्म कर दिया गया। विदेशी निवेश के लिए भी खुलापन रख दिया गया, उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए एफडीआई के लिए। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र का जो निजीकरण था वो कर दिया गया, और साथ ही व्यापार उदारीकरण को भी बढ़ा दिया गया। तो इसका जो असर हुआ, इसका परिणाम यही निकला कि तेज आर्थिक विकास, लेकिन इससे असमानता भी बढ़ी। जो अमीर गरीब के बीच असमानता थी वो भी बढ़ गई थी। तो यही था हमारा उदार अर्थव्यवस्था 1991 के बाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 1991 के बाद महत्वपूर्ण सुधार
क्यों हुए? तो इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि विदेशी मुद्रा संकट हो गई, पिछली नीतियों की सीमाएं हो गई, वैश्वीकरण की लहर हो गई और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का दबाव था क्योंकि उससे ऋण ले रखा था, आंतरिक राजनीतिक सहमति हो गई। तो ये सभी कारण थे जिन कारणों से 1991 के बाद महत्वपूर्ण सुधार किए गए। तो ये थे हमारा 1991 के बाद महत्वपूर्ण सुधार के कारण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है भारत में आर्थिक सुधार और औद्योगिकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में आर्थिक सुधार और औद्योगिकरण के बारे में। सुधारों से औद्योगिकरण की जो गति है वो तेज हुई, साथ ही उद्योगों में तेजी आई। आईटी, सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल, फार्मा इंडस्ट्री ये सभी आगे बढ़ी, लेकिन रोजगार सृजन उतना तेज नहीं हुआ। तो रोजगार सृजन था वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ा, तो जॉबलेस ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। तो यही था हमारा भारत में आर्थिक सुधार और उद्योगीकरण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सक्षम बुनियादी ढांचे की सुविधा को बढ़ावा देना। तो जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे कि सड़क, रेल, इंटरनेट, ये सभी हमारी विकास की रीढ़ है। तो सुधारों के बाद पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये अपनाया गया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि हाईवे विकास, मेट्रो रेल, बिजली संयंत्र, ये सभी सक्षम बुनियादी ढांचे की सुविधा को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यूपीए फर्स्ट और यूपीए टू के तहत भारत में आर्थिक सुधार। तो अब हम बात कर लेते हैं यूपीए फर्स्ट और यूपीए टू के बारे में। तो जो यूपीए फर्स्ट है ये हमारा 2004 से 9 तक चला। इसमें समावेशी विकास पर जोर दिया गया, साथ ही मनरेगा जो कि रोजगार गारंटी जैसी जो योजना थी उन पे शिक्षा का अधिकार, किसानों के लिए ऋण माफी, ये सभी सुधार यूपीए फर्स्ट में किए गए। इसके बाद हमारा आया यूपीए सेकंड, जो कि हमारा 2009 से 2014 तक चला। इसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, गति नीति गतिरोध की वजह से जो आर्थिक वृद्धि थी वो धीमी पड़ गई थी। तो ये हमारा यूपीए फर्स्ट और यूपीए टू था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मोदी शासन, यानी कि मोदी शासन के तहत आर्थिक सुधार और नीतियां जो कि 2014 से अब तक की देखी जाती है। तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, औद्योगिकरण और उद्यमिता को मोदी सरकार ने जोर दिया उन पर और उनको बढ़ावा दिया। जीएसटी 2017 टैक्स प्रणाली में बड़ा सुधार किया गया। नोटबंदी 2016 जो काला धन था और नकली मुद्रा थी उस पर रोक लगाई गई, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को झटका लगा। अगला है हमारा आत्मनिर्भर भारत, जिसमें 2020 में आया, जो कि कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। उसके बाद पीएलआई स्कीम आता है जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आता है जो कि उत्पादन बढ़ाने के लिए थे। तो यही था हमारा मोदी शासन के तहत आर्थिक सुधार और नीतियाँ। इसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश, एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सफर 1947 से अब तक कई चरणों में गुजरा। तो ये तीन बड़े चरणों से गुजरी। पहली समाजवादी नियोजन 1947 से 74, दूसरी नियंत्रित उदारीकरण जो कि 1975 से 90 थी, व्यापक सुधार और वैश्वीकरण 1991 से अब तक। तो यही थे तीन चरण। उपलब्धि देख लेते हैं, इससे तेज विकास दर, आईटी और सेवा क्षेत्र में उछाल, बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। चुनौतियां इसके सामने थी असमानता, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, क्षेत्रीय विषमताएं। तो जरूरत हमारे सामने यही रही है कि एक संतुलित विकास मॉडल जिसमें विकास और सामाजिक न्याय, साथ ही पर्यावरण स्थिरता, ये तीनों शामिल हों। तो स्टूडेंट, भारत की अर्थव्यवस्था की यात्रा किसी नदी की तरह रही है, कभी धीमी, कभी तेज, कभी संकटों से जूझती और कभी नई राहें बनाती। लेकिन इस यात्रा का हर पड़ाव हमारी राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट, यही था पूरा अध्याय विकास और सुधार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। हमने देखा कि कैसे भारत ने आज़ादी के बाद समाजवादी नीतियों से लेकर उदारीकरण और वैश्वीकरण तक का लंबा सफर तय किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारा एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं।
डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी लास्ट और नेक्स्ट यूनिट के बारे में, जो कि हमारी यूनिट नंबर 5 रहने वाली है। और इसका हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।